चलो देखो हम लोग कहाँ देख लिए थे, है ना। तो हम लोग देख लिए थे कि अम्ल का भौतिक गुण हम देख लिए थे, ठीक है। तो अम्ल का भौतिक गुण हम देख लिए थे। एक मिनट, अम्ल का भौतिक गुण देख लिए थे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अम्ल का रासायनिक गुण, ठीक है। तो अगर अम्ल का रासायनिक गुण की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अम्ल के रासायनिक गुण अगर हमको समझना है तो देखो अम्ल का रासायनिक गुण क्या कहता है कि देखो अम्लों का रासायनिक गुण। तो अगर हम अम्लों के रासायनिक गुण की अगर हम बात करते हैं तो देखो अम्लों के रासायनिक गुण क्या है कि धातुओं के साथ अभिक्रिया, है ना, धातुओं के साथ अभिक्रिया, है ना। पहला क्या है, धातुओं के साथ अभिक्रिया, यानी पहला क्या है तो धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो देखो अम्ल विभिन्न सक्रिय पदार्थ, विभिन्न सक्रिय पदार्थ देखो जैसे जिंक हो गया, आटा, आटा, है ना, आटा, आटा गलत है, आटा नहीं होगा, क्या होगा, है ना, जिंक, Na को क्या बोलते हैं, सोडियम, क्या बोलते हैं, सोडियम, यानी कहने का अर्थ है सोडियम। जिंक हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, ये अगर हम बात करें जिंक, है ना, और सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, धातु। यानी अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या चीज़ बनाता है, ठोस बनाती है और गैस बनाती है। लवण, लवण अगर हम साल्ट की बात करते हैं NaCl, अगर NaCl क्या है, NaCl हम जिसको हम क्या कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं, क्या कहते हैं, साधारण नमक। तो साधारण नमक की अगर हम बात करें तो साधारण नमक जो नमक घर में यूज करते हैं तो अगर हम बात करें वो किस फॉर्मेट में होता है, तो वो ठोस में होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या बना रहा है कि जब अम्ल जो है, अम्ल विभिन्न सक्रिय पदार्थ, यानी कोई भी पदार्थ है, यानी कोई भी धातु, पदार्थ कहने का मतलब पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस होती है। तो कहने का अर्थ है एक चौथी होती है, पाँचवीं भी होती है, लेकिन वो सब चीज़ हम लोग चौथी और पाँचवीं का यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ है हम लोग मूल रूप से तीन चीज़ का यूज करते हैं, ठोस, द्रव और गैस। बाकी जो प्लाज्मा हो गया, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हो गया, ये सब वैज्ञानिक के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पर, तो जहाँ पर रिसर्च होता है तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग का लिए यही तीन चीज़ ध्यान रखना है कि ठोस, द्रव और गैस। अगर पूछे कि पदार्थ की कितनी अवस्था है तो कितनी, तीन होती है, ठोस, द्रव और गैस होती है। लेकिन अगर बात करें कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या, ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछ सकता है, तो प्लाज्मा, पाँचवीं अवस्था क्या, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो अम्ल विभिन्न सक्रिय पदार्थ, विभिन्न सक्रिय पदार्थ, पदार्थ में तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर धातु जैसे जिंक हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अगर अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन बनाता है। तो कहने का अर्थ लवण और हाइड्रोजन। तो अब बताओ लवण क्या हो गया, तो लवण हो गया ठोस हो गया, है ना, लवण क्या हो गया, ठोस हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, गैस हो गया। तो कहने का अर्थ है जब भी ठोस और यहाँ पर एवं होगा, ठीक है, तो एवं, ठीक है, एवं गैसें बनाती है। तो ध्यान रखना है, या तो यहाँ पर लिख सकता है लवण और हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है। तो ये लिख सकता है कुछ भी। तो जैसे अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण अगर हम देखें तो उदाहरण क्या है, तो Zn यानी जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया किया तो जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर हो गया। तो ध्यान रखना है कि पहला अगर अम्लों का रासायनिक गुण की अगर बात करें तो अम्लों के रासायनिक गुण का पहला जो अगर अभिक्रिया की बात करते हैं तो वो क्या है, धातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है। और धातुओं के साथ अभिक्रिया अगर हम बात करें तो वो क्या है कि किसी भी धातु, यानी धातु जो है जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तब वो क्या बनाएगा, तो ठोस एवं गैस का निर्माण करता है। ठोस एवं गैस, ठोस में क्या लवण और गैस में क्या हाइड्रोजन का निर्माण करता है। जैसे Zn H2SO4 से अभिक्रिया किया था, ZnSO4 और H2 क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। अब देखो वैज्ञानिक गैस जलने पर पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। जब भी वैज्ञानिक विधि से अगर गैस को जलाते हैं, ठीक है, तो ये पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। ये थोड़ा खाली ध्यान रखना, इसका कोई ज़्यादा होती नहीं है, पॉप ध्वनि
कभी कभी पूछ देगा ऑब्जेक्टिव के तौर पर, इसलिए इसको लिख दिए। ये प्रयोग खुद से प्रयोग करने के बाद भी क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। तो जब भी अगर वैज्ञानिक तरह से अगर गैस वैज्ञानिक लोग अगर गैस जलाता है तो पॉप ध्वनि के साथ जलती है, ठीक है, यानी एक ध्वनि उत्पन्न होती है उसी के साथ जलती है, ठीक है। तो ये तो पहला अभिक्रिया हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया है ना, पहला पॉइंट अगर समझ में आ गया, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरे ये है ना, इसको सुधारे थे फिर मिटा दिए। ये समझ में आ गया है ना, अगर समझ में आ गया तो आगे चलते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, है ना, ठीक है, अगला अगर हम बात करते हैं तो अगला क्या है, तो अगला है धातु क्रिया एवं तरल पदार्थ के साथ अभिक्रिया, यानी धातु क्रिया एवं धातु क्रिया या धातु तरल पदार्थ के साथ अभिक्रिया, यानी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से प्रतिक्रिया। तो देखो, या तो धातु क्रिया धातु तरल पदार्थ के साथ अभिक्रिया हो सकता है लिखा हुआ, या तो ये वाला ये पार्ट लिखा हुआ, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। यानी धातु क्रिया और धातु तरल पदार्थ के साथ अभिक्रिया, या तो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया, तो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। ब्रैकेट का मतलब क्या, इसी का अर्थ ये दे रखा है, ठीक है। अगर ये ना दोनों में से किसी एक चीज़ को लिखो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों लिखना है, ठीक है। रेड वाला लिख लो, कहानी खत्म हो गया, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम बात करते हैं कि धातु क्रिया और धातु तरल पदार्थ के साथ अभिक्रिया, पहले दूसरा पॉइंट, तो ये क्या है कि अम्ल जब धातु तरल या धातु तरल पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है ना, धातु तरल पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, यानी धातु तत्व, है ना, धातु तरल लिख दिया यहाँ, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट बहुत कर रहा है ना, खुद से बनाना पड़ेगा। चलो देखो, ये क्या है, धातु तत्व, है ना, धातु तत्व पदार्थ, है ना, और धातु तरल पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। इसको मिटा ही दो पूरा, ठीक है। तो देखो, धातु तत्व, धातु तत्व और धातु तरल पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या चीज़ उत्पन्न होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ये देखो, जब धातु तत्व अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, यानी अम्ल धातु तत्व के साथ अभिक्रिया करेगा या अम्ल धातु तरल पदार्थ के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या चीज़ बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। तो देखो, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो लवण बनाया, क्या बनाया, लवण बनाया, और लवण और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और जल का निर्माण किया। तो जब भी अगर हम बात करते हैं कि जब धातु यानी अम्ल जो है, अम्ल धातु तत्व से या धातु तरल पदार्थ से अगर अभिक्रिया करेगा तो वो क्या चीज़ बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करेगा। कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब अगर हम बात करें धातु वैज्ञानिक कोलेजन प्लस अम्ल, जब धातु वैज्ञानिक कोलेजन, है ना, तो कहने का अर्थ है, देखो यहाँ पर अगर हम सिंपल सी बात करें, सेम प्रोसेस है। देखो, धातु वैज्ञानिक कोलेजन या धातु तरल पदार्थ इसी को बोलते हैं, तो प्लस अम्ल, यानी जब दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेगा। जैसे अगर धातु कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, धातु है। अब कैल्शियम कार्बोनेट है तो धातु तत्व है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाया तो कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त हुआ और क्या, जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। उसी तरह कैल्शियम हाइपोकार्बोनेट के साथ अगर हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अभिक्रिया करवाया गया तो क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमेशा ध्यान रखना कि अम्ल जब धातु और तरल पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। ये अम्ल का दूसरा रासायनिक नियम हो गया, ठीक है, यानी समझ में आ गया। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये दूसरा हो गया, ठीक है। अगर हम दूसरा हो गया तो आगे हम चलते हैं। तो अगला अगर हम बात करें तीसरा क्या है,
जब धातु धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है ना, देखो धातु धातुओं के साथ अभिक्रिया या धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, यानी धातु धातुओं के साथ अगर अभिक्रिया करता है तब क्या होता है कि अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा जल को नष्ट किया जाता है। यानी ये जब धातु या धातु ऑक्साइड जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी कहने का अर्थ है अम्ल जो है, अम्ल है ना, धातु या धातु ऑक्साइड है ना, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, तो अम्ल जब धातु या धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो हमेशा ही क्या करता है, लवण और जल को क्या करता है, नष्ट किया जाता है, यानी नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ धात्विक वनस्पति जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल का निर्माण करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, लिखते जाते हैं, भूल जाएगा तुम लोग, है ना। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये कल भी बताए थे। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, और ये भी क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। सब एक ही चीज कैसे होगा, कितना वीडियो। चलो देखो, कैल्शियम क्लोराइड और क्या चीज़ बनाता है, जल बनाता है, यानी H2O। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड, लिख देते हैं, ये क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड, और ये क्या है, जल। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना क्या क्या हो गया, जब भी अम्ल धातु या धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल को नष्ट किया जाता है, नष्ट किया जाता है, या तो नष्ट की जगह पर क्या लिख सकता है, लवण और जल बनाता है ना, रहने दो, नष्ट किया जाता है इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ तक अगर समझ में आया तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अगला बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है अम्ल का उपयोग, है ना, अम्ल का उपयोग। तो देखो अम्ल का उपयोग 2 बार हो गया। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, इन्हीं के 2 बार लिख लें, अम्ल का उपयोग, अम्ल का उपयोग, मान। ठीक है, तो अगर अम्ल के उपयोग की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अम्ल के उपयोग, तो अम्ल का उपयोग निम्नलिखित है। तो देखो पहला अगर बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को लेड बैटरी, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो लेड बैटरी में करते हैं, फैक्ट्री उद्योग में करते हैं, प्लास्टिक बनाने में करते हैं, रे कृत्रिम पदार्थ बनाने में करते हैं, ग्रेडियंट निर्माण में करते हैं, आदि में इसका उपयोग किया जाता है। यानी जो अम्लों का उपयोग करते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो कल भी बता रहे थे, बैटरी में करते हैं, कहाँ करते हैं, फैक्ट्री उद्योग में करते हैं, कहाँ करते हैं, प्लास्टिक में करते हैं, फिर रे कृत्रिम पदार्थ बनाने के लिए करते हैं, फिर अगर बात करें ग्रेडियंट निर्माण में करते हैं। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के जो उपयोग है यहाँ पर किया जाता है। तो कहाँ पर, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, समझ में आ गया। तो देखो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग लेड बैटरियों में किया जाता है, फैक्ट्री उद्योग में किया जाता है, प्लास्टिक में किया जाता है, रे कृत्रिम पदार्थ बनाने में किया जाता है, ग्रेडियंट में किया जाता है, आदि, यानी कहने का अर्थ ये सब चीज़ में किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो कहने का अर्थ है
हर चीज़ को समझना है, ठीक है। बाकी रटना तो है ही, है ना, समझना भी है रटना भी है, ठीक है। तो हम अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में क्या करना, कमेंट करना। और एक बात और, अगर पीडीएफ नहीं मिल रहा तो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ क्लिक करके तुमको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है पीडीएफ के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो उसका लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ सारा मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो भी अगर पीछे क्लास नहीं किया है, जैसे पहला चैप्टर हो गया वो भी कर लेना है, ठीक है। कहने का अर्थ इसके पहले एक पार्ट हो गया तो वो भी करना है, क्योंकि देखो अगर शुरुआत से पढ़ रहा तभी समझ में आएगा, अन्यथा बीच में तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है। नहीं तो तुमको जो बढ़िया लगता है पढ़ लो, कहानी खत्म, ठीक है। अब देखो दूसरा, अगर हम बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल का उपयोग, तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो सोने चांदी के शोधन के लिए। सोना चांदी जो होता है ना, उसको जो है शोधन करने यानी शुद्धि करने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं। उर्वरक हो गया, उर्वरक कहने का मतलब क्या हो गया, जो हम लोग खेती में उपयोग करते हैं। औषधि यानी जो दवा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। विस्फोटक, मुख्य रूप से नाइट्रिक अम्ल का उपयोग हम लोग विस्फोटक आदि बनाने में करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं, तो सोना चांदी के शोधन में करते हैं, उर्वरक में करते हैं, औषधि में करते हैं और विस्फोटक पदार्थ बनाने में करते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर दिक्कत है तो बताओ, फिर हम देखते हैं आगे, ठीक है। तो देखो अगला है ना, तो देखो नोट, नोट कहने का मतलब नोट यहाँ पर है, ठीक है, ये ध्यान देना। तो नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल भी कहते हैं। जो नाइट्रिक अम्ल है उसको और क्या कहा जाता है, सोरे के अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे सोरे यानी KNO3 से बनाया जाता है। जो नाइट्रिक अम्ल है उसको बनाया किससे जाता है, KNO3। KNO3 किसको कहते हैं, तो सोरा का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, KNO3 है। तो हमेशा ध्यान रखना कि नाइट्रिक अम्ल को हम सोरे का अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि इसको किससे बनाया जाता है, सोरे से बनाया जाता है, KNO3 से बनाया जाता है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं अगला कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो वस्त्र उद्योग यानी कपड़ा रंगने के लिए। जो हम देखो जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं तो उसको जो कलर करने के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या चीज़ होता है, तो वो क्या होता है, HCl होता है। क्योंकि डायरेक्ट अगर कलर करेंगे तो वो कलर क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। देखो कोई भी कपड़ा, जैसे एक रेड है जो भी है हमको नहीं पता, ठीक है। तो कहने का अर्थ है सिंपल सी बात, कपड़े की जो कलर होती है, ठीक है, तो कपड़े की कलर करने के लिए जो है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, एक तो कलर होता है, साथ ही साथ क्या उसमें HCl का प्रयोग किया जाता है, तथा कलई से पूर्व लोहे की चादर को साफ करने के लिए। देखो लोहे की चादर, देखो अगर सिंपल सी बात मान लो कि घर में लोहे के अगर क्या है दरवाज़ा है, तो लोहे के दरवाज़ा है तो उसको कलर करने पेंट करने से पहले उसको क्या करते हैं, उसको छोड़ाते हैं। तो छोड़ाने के बाद उस पर जो है तेल लगाया जाता है। तो कहने का अर्थ वो तेल होता है, एसिड होता है, उसको लगाया जाता है, जिससे क्या आसानी से क्या कलर पकड़ ले। तो आसानी से कलर पकड़ने के लिए जो है इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो HCl का। तो वस्त्र एवं कपड़ा उद्योग के पेंटिंग करने में, या तो फिर लोहे के चादर है उसको पेंटिंग करने से पूर्व उस पर क्या किया जाता है, HCl का कलई किया जाता है, जिससे क्या पेंटिंग आसानी से चढ़ जाए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ आगे चलने से पहले अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ और पॉइंट, है ना। पॉइंट क्या कल हम बोले थे, है ना, तो हम आज लिखा देते हैं, ठीक है। एक तरफ पदार्थ लिखो, है ना, एक तरफ अम्ल, ठीक है। अब इसको लिखना ही सिर्फ नहीं, याद भी करना है, ठीक है। कॉलम बना देते हैं, जैसे देखो नंबरिंग करते जाते हैं,
नंबर 1 नींबू, नींबू, संतरा, है ना, कच्चा अंगूर, कच्चा अंगूर, अंगूर, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। अगर सिट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र की अगर बात करते हैं तो क्या होता है? C6H8O7, ठीक है, पहला, ठीक है। अब दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा अगर लें तो जैसे सेब, सेब में क्या पाया जाता है? तो मौलिक एसिड, मौलिक अम्ल। अब देखो यहाँ पर जैसे सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला याद रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। जैसे सेब में क्या पाया जाता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं इमली, ठीक है, तो नंबर अपने से बैठा लेना, ठीक है। इमली, इमली में क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल। इमली में क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। अगर हम बात करें सिरका में भी क्या पाया जाता है? सिरका में एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, है ना। कितना हुआ? 4 हुआ ना। चलो आगे चलते हैं। सिरका में एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है। लाइन खिंचाओ ना बढ़िया। इधर क्या होगा? पदार्थ, है ना, और इधर अम्ल, यही था, ठीक है। तो अब देखो सिरका हो गया, ठीक है। अब लेते हैं अगला, दही, दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, दही हो, दूध हो, इस सारा चीज़ में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। दही, दूध, है ना, इसमें क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं तो अगला क्या हो जाएगा? तो अगला अगर बात करें टमाटर, टमाटर, टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, है ना। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, ठीक है। अगला अगर हम बात करें चाय, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। चाय में क्या पाया जाता है? तो चाय में क्या पाया जाता है? तो टेनिक अम्ल, टेनिक अम्ल, ठीक है। अगला अगर हम बात करें तो देखो अगला अगर हम बात करते हैं विटामिन सी, विटामिन सी, तो विटामिन सी में क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद लाल चींटी, लाल चींटी में क्या पाया जाता है ना, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। उसी तरह एक और अमाशय, अमाशय में क्या पाया जाता है ना। तो अमाशय की अगर बात करते तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अगर बात करें तो ये क्या होता है? HCl, ठीक है। तो कहने का अर्थ है ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या देख लिए? तो देखो अगर हम बात करें पदार्थ, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक। संतरा में तो सिट्रिक अम्ल, कच्चा अंगूर में सिट्रिक अम्ल, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल। इमली में कौन सा पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। सिरका में कौन सा पाया जाता है? एसिटिक एसिड, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं
अगला, तो दूध या दही में कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। चाय में कौन सा पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी में कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब बताओ, अम्ल में अगर किसी को दिक्कत है तो क्या करना है? अगर मान लो, देखो अम्ल है ना, अम्ल पहले हम क्या क्या देखें? अम्ल देखें, अम्ल क्या है ना, अम्ल के प्रकार देखें, ठीक है, अम्ल के प्रकार देखें, अम्ल के भौतिक गुण देखें, भौतिक गुण देखें, ठीक है। उसके बाद क्या देखें? अम्ल का रासायनिक गुण देखें, है ना, रासायनिक गुण देखें, ठीक है। अम्ल का उपयोग देखें, है ना, अम्ल का उपयोग देखें। अम्ल का उपयोग देखने के बाद किस किस वस्तु में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी अम्ल किस में, कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है, कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है। तो कहने का अर्थ है, यानी अम्ल क्या है, पहले क्या देखें? अम्ल क्या है, ठीक है। अम्ल के प्रकार क्या है, अम्ल है ना, अम्ल अगर बात करें अम्ल का पहचान क्या है, पहचान भी देखें, ठीक है। अब अगर हम बात करें भौतिक गुण देखें, रासायनिक गुण देखें, उपयोग देखें, अम्ल कौन, यानी कौन से फल में, जैसे किस में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी हम देख लिए। तो अब अगर यहाँ तक अगर किसी को भी दिक्कत है तो, है ना, किसी को भी अगर दिक्कत है तो वो क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर किसी को भी दिक्कत है तो, है ना, तो अम्ल अभी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। अभी कुछ, अब क्या है कि यहाँ तक तो हम जो इसका बेसिक पार्ट है हम इसको देख लिए, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम में जो भी आएगा इसी से आएगा, इससे आगे नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं और, ठीक है, तो ये तो हो गया अम्ल, ठीक है। अब रही बात, अब देखो हम ये सोच रहे हैं, जैसे एक एक चैप्टर, जैसे फिजिक्स हो गया, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों का एक एक चैप्टर हो गया ख़त्म। तो हम क्या करते हैं, ये तीनों के एक एक चैप्टर, यानी सब का ऑब्जेक्टिव, हम एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम अगले सप्ताह में लेके आएंगे, ठीक है। जितना भी होगा, जो भी हमसे बनेगा, ठीक है, उस यानी 50-60, यानी एक अगर फिजिक्स का पहला चैप्टर में है 50 या 60 हो जाए, इसमें भी 50 या 60 हो जाए, यानी 50 या 50 से 60, 50 से 60, है ना, 50 से 60, यानी इतना ऑब्जेक्टिव हम अगले सप्ताह में करवा देंगे। एक एक सप्ताह में, यानी कहने का अर्थ है अगला सप्ताह में ये तीनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा देंगे। बाकी जो भी है, जो जो चैप्टर ख़त्म होते जाएगा उसका ऑब्जेक्टिव भी करवाते जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऐसे नहीं, मतलब उसको समझाते हुए कैसे समझ, अब देखो हम तो सब्जेक्टिव समझाते जा रहे हैं, बाकी उसका जो एक्सरसाइज है खुद बनाएगा, नहीं समझ में आएगा तब बताना है क्या नहीं समझ में आया, नहीं आया, तब ना हम फिर बताएंगे आगे क्या हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ बताएगा तब ना, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो हम आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट है क्षार, क्षारक, है ना, बेस। तो देखो, वे पदार्थ जिसका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, क्षारक कहलाता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है सिंपल सा, देखो क्षारक किसे कहते हैं, यानी क्षार किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा होना चाहिए? तीक्ष्ण होता है, यानी कड़वा होता है। कड़वा जैसे अगर करेला है ना, करेला खाएगा तो कैसा लगता है? कड़वा लगता है। और इसको अगर लाल लिटमस पेपर पर रखते हैं तो ये कैसा कलर देता है? नीला। अब देखो लिटमस पेपर क्या है, इसके बारे में भी हम समझाएंगे। लिटमस पेपर क्या है, तो अभी पहले एसिड बेस समझ लेते हैं, फिर सॉल्ट समझेंगे, उसके बाद इसका यूज देखेंगे, लिटमस पेपर देखेंगे, या इसका जो भी प्रयोग है कैसे प्रयोग करते, कैसे पता करेंगे कि अम्ल है, कैसे क्षार है, कैसे क्या है, तो हम हर चीज़ को देखेंगे। लेकिन क्या है, एक बेसिक होता है, बेसिक से चलते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कि वे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण यानी कड़वा होता है, और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है उसको क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में साबुन,
ठीक है। नोट, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। अब हमको देखो, हम तो क्षारक देख लिए कि क्षारक क्या होता है। तो देखो वैसे क्षारक, देखो क्षारक तो हम कहते हैं, हमको क्या पढ़ना, अम्ल, क्षार और लवण, यानी अम्ल क्षार को ही भस्म कहते हैं, ये बात भी ध्यान में रखना, ठीक है। देखो अम्ल, क्षार और लवण पढ़ना, तो वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उसको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अतः सभी क्षार क्षारक होते हैं, जितना भी क्षार है ना, जितना भी क्षार होगा सभी क्षारक होगा, सभी, हट जा, है ना। देखो अगर हम बात करते हैं, जितना भी क्षार है, जितना भी क्षार है, इसको हम क्या करते हैं, समझते हैं, है ना, इसको समझते हैं फिगर के थ्रू, ठीक है। इसको फिर से लिखते हैं, है ना, बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर समझना है, समझना क्या है कि देखो जैसे इसको मान लो कि क्षारक है, ये क्या है, ये है, ये है क्षारक, बाहर वाला क्या है, क्षारक, ठीक है। और ये वाला भाग, ये क्या है, अंदर वाला क्षार है ना, ये क्षार है। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, क्या बोल रहा है कि अतः सभी क्षार क्षारक है। अब बताओ ये जितना भी क्षार है किसके अंदर है, क्षारक के अंदर है। तो कहने का अर्थ जितना भी क्षार है वो क्षारक होगा, लेकिन क्या सभी क्षारक क्षार है? तो बताओ ये वाला भाग, ये जो क्षारक का जो ये भाग है, क्या क्षार है? नहीं है, नहीं ना है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यही बात ध्यान में देना तुमको है कि जितना भी क्षारक होगा, जितना भी क्षार होगा वो क्षारक होगा, लेकिन सभी क्षारक जो है क्षार नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि क्षारकों के प्रकार, यानी क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, तो आयन के आधार पर क्षारकों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी आयन, यानी धन आयन, और जैसे आयन हम किसको कहते हैं, ऋणात्मक और धन आयन। यानी इसी के अकॉर्डिंग अगर बात करें कि क्षारकों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो क्षारक को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो ये वाला समझ में आ गया, क्षारक क्या होता है, यहाँ क्षारक समझ में आया, क्षारक क्या होता है ये समझ में आ गया, क्षार क्या होता है ये समझ में आ गया। क्या सभी क्षार क्षारक होते हैं? तो सभी क्षार क्षारक होते हैं। क्या सभी क्षारक क्षार होते हैं? नहीं होते हैं। ध्यान रखना हमेशा कि सभी क्षार क्षारक हो सकता है, लेकिन जस्ट इसके अपोजिट सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकता है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करते हैं क्षारक के प्रकार, यानी आयन के आधार पर अगर क्षारक के प्रकार देखें, तो देखो पहला अगर देखें तो पहला क्या था, प्रबल क्षारक पहला, दूसरा क्या है, दुर्बल क्षारक, ठीक है। तो दो ही भाग में था, कितना भाग में, दो ही भाग में। तो अगर हम बात करें तो पहला क्या है, प्रबल क्षारक, और दूसरा दुर्बल क्षारक। अगर हम बात करें वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, यानी कहने का अर्थ है सिंपल सा, देखो एक इसका रूल है तो आर्हेनियस का रूल है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करते हैं, क्या बोल रहा है, वे क्षारक जो जल में घुलकर पूर्णतः, जल में पूरी तरह से घुलने के बाद क्या देता है,
हाइड्रोक्साइड आयन देता है, यानी OH माइनस आयन देता है, OH माइनस आयन देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परवल क्षारक कहते हैं। जैसे KOH हो गया, NaOH हो गया, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये सब क्या है, ये किसके अंतर्गत आता है, तो परवल क्षार। तो हमें परवल क्षार समझ में आया। अगर परवल क्षार समझ में आ गया तो बताओ। देखो परवल क्षारक की अगर बात करें, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः, यानी जल में पूरी, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लो, ठीक है, दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझो, ठीक है। क्या बोल रहा है कि वे क्षारक जो जल में पूरी तरह से घुल जाता है, यानी जल में देने के बाद कोई भी क्षारक है जो अगर जल में डालते ही, जल में डालने पर, घोलने पर वो पूरी तरह से घुल जाए, पता ही नहीं चले कि इसमें क्षार डाले, यानी पानी यानी जल के साथ पूरी तरह से मिक्सअप हो जाए। जैसे क्या, चीनी को अगर हम मान लिया, चीनी को हम पानी में घोलते हैं तो क्या पूरी तरह से घुल जाता है ना। तो उसी तरह जो है अगर नमक भी घोलते हैं तो क्या होता है, पूरी तरह से घुल जाता है। क्या तेल उसमें घुलता है, तेल अगर पानी को घुलाएंगे तो घुलेगा नहीं, घुलेगा। तो कहने का अर्थ है जो पूरी तरह से अगर जल में घुल जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, परवल क्षार कहलाएगा। और क्या, जल में घुलने के बाद क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो वो क्या कहलाता है, परवल क्षारक कहलाता है। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक की अगर बात करें तो वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होता। अब देखो परवल क्षारक हम क्या बताएं, जल में पूरी तरह से घुल जाता है, यानी जल में जो है, अगर मान लो कोई बर्तन है, जैसे देखो ये बर्तन है, ठीक है, इसमें अगर जल है, इसमें अगर कोई भी मान लो कि हम क्या करते हैं, इसमें क्षार डालें, तो कहने का क्षार डालने के बाद इसमें जल रखा हुआ, ठीक है, इसमें क्षार डालें, तो क्षार डालने के बाद क्या होगा, ये पूरी तरह से घुल जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ पूरी तरह से घुल के अगर OH माइनस आयन बाहर निकाल रहा है, यानी OH माइनस आयन दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, परवल क्षार कहलाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर मान लो कि इसमें जल है और इसमें कोई क्षार है जो कि डालने के बाद पूरी तरह से घुल ही नहीं रहा, जब घुलेगा नहीं तो क्या OH माइनस आयन देगा, नहीं देगा। तो जल में पूरी तरह से अगर नहीं घुल रहा है तो वो क्या OH माइनस आयन देगा भी नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, दुर्बल क्षारक कहलाएगा। तो वे क्षारक जो जल में पूरी तरह से वियोजित नहीं हो, वियोजित मतलब पूरी तरह से नहीं घुलता है, क्या कहलाएगा, दुर्बल क्षारक कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना, NH4OH हो गया, तो ये सब क्या है, तो ये सब अगर हम बात करते हैं तो दुर्बल क्षारक के अंतर्गत आता है। तो परवल क्षारक और दुर्बल क्षारक समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो बताओ, ठीक है। देखो सिंपल सी बात बताते हैं, अगर कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उस टॉपिक को दोबारा वीडियो बना के डाल देंगे, पर्सनल उसी टॉपिक का बना के डाल देंगे, एकदम पूरी तरह से। जैसे कहता है ना, मतलब A से स्टार्ट करके Z तक ले जाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना है, ठीक है। अब देखो क्षारकों का रासायनिक गुण, ठीक है, क्षारकों का रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, यानी क्षारकों का रासायनिक गुण की अगर बात करें, क्षारकों का रासायनिक गुण निम्नलिखित है। तो इसका जो रासायनिक गुण है, जैसे धातु के साथ क्रिया, अगर क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो परवल क्षारक सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न, जो परवल क्षार। तो परवल क्षार अगर बात करें तो उसमें क्या क्या हम बताए थे, तो परवल क्षार का एग्जाम्पल क्या है, ये ना देखें, ये देख लिए थे ना, सॉरी छूट गया था। पहले हम भौतिक गुण देखते हैं, क्षारकों का भौतिक गुण, ठीक है। तो क्षारकों के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, ठीक है। तो कहने का अर्थ है क्षारकों का भौतिक गुण की अगर हम बात करें तो क्षारकों का भौतिक गुण निम्नलिखित है।
भौतिक गुण निम्नलिखित है। तो देखो पहला भौतिक गुण क्या है, क्षारक जल में विलय और स्वाद में तीखा और कड़वा होता है। यानी क्षारक भी क्या होता है, जैसे अम्ल क्या था, जल में विलय था और स्वाद में कैसा था, खट्टा था, लेकिन क्षार में उसका जस्ट क्या है, अपोजिट है, क्या था, खट्टा था, ये क्या है, कड़वा है। तो कहने का अर्थ ये भी जल में विलय है, वो अम्ल भी जल में विलय था, क्षार भी जल में विलय है। तो ये क्षारक जो है जल में तो विलय है, लेकिन इस स्वाद में कैसा, तीखा के साथ क्या है, कड़वा है। अब देखो हम क्या, अगर हम यहाँ पर बात करें कि अम्ल, अब देखो एक नया पेज क्रिएट करते हैं। जैसे अम्ल को एक तरफ रखते हैं और क्षारक को एक तरफ रखते हैं। देखो याद करने का तरीका होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ याद करेगा दोनों को कंपेयर करके। अम्ल क्या था, जल में घुलनशील था, जल में घुलनशील था। क्षार क्या जल में घुलनशील है, हाँ जल में घुलनशील है। अम्ल अगर बात करें तो अम्ल कैसा था, खट्टा था, अम्ल कैसा था, खट्टा था। और क्षारक क्या है, तो कड़वा, कैसा है, कड़वा या तीखा, है ना, तीखा, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे देख लेते हैं पहले, ठीक है। क्षार नीले लिटमस पत्र को, यानी क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो अब अगर हम बात करें क्षार जो है, क्षार क्या करता है, तो क्षार लाल को नीला में बदलता है, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। जबकि अम्ल में क्या था, नीले लिटमस पत्र को लाल करता था, नीला से लाल होता था, नीला से लाल। अब इसमें हम बताए थे क्या, इसको अनिल से याद कर लो। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, और इसको जो है तो देखो क्षारक को और क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं, भस्म भी कहते हैं क्षारक को, ध्यान रखना दोनों एक ही चीज़ है। तो क्षारक हो गया, तो इसको जो है शालिनी से याद रख लो, शालिनी, है ना। तो शालिनी, तो कहने का अर्थ क्षार लाल को क्या करता है, नीले में बदलता है। तो कहने का अर्थ ये सब याद करने का तरीका हो गया। तो अम्ल क्या, अनिल, शालिनी, है ना, समझ रहा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर अम्ल समझ में आ गया। अम्ल क्या है, तो अम्ल जल में घुलनशील है, क्षारक भी जल में घुलनशील है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। क्षारक क्या है, कड़वा या तीखा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, क्षारक जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगला पॉइंट की बात करते हैं तो क्षारक स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। क्षारक जो अगर बात करें तो क्षारक अगर बात करें तो साबुन की तरह चिकना होता है। साबुन देखता है, हाथ पर लेते ही स्लिप मार जाता है, इतना चिकना होता है, स्लिप मार जाता है। तो कहने का अर्थ क्षारक जो है स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं, ठीक है। अम्लों के समान क्षारकों की कोई प्रवृत्ति संक्षारक नहीं होती है। तो अम्ल देखो, अम्ल क्या था, संक्षारक था, यानी कहने का अर्थ अम्ल किसी भी चीज को नष्ट करने की प्रवृत्ति रखता था, लेकिन ये क्षारक जो है ऐसी कोई प्रवृत्ति अपने साथ नहीं रखती है। जैसे कोई भी एसिड अगर मान लिया शरीर पर, देखता है ना एसिड अटैक, सुना होगा कि वहाँ जैसे मुंबई में किसी लड़की पर एसिड अटैक कर दिया जिससे क्या मुंह जल जाता। तो कहने का अर्थ अम्ल में क्या है, नष्ट करने की प्रवृत्ति पाया जाता है, जबकि क्षारक में ऐसा कोई प्रवृत्ति पाया नहीं जाता है, ठीक है। क्षारक में कोई भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं पाया जाता, ध्यान रखना, ठीक है। यह प्रवृत्ति प्रबल अम्लों की तुलना में कम होती है। कहने का अर्थ इसमें थोड़ा मोड़ा पाया जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं, इससे यानी क्षारक से कोई ज़्यादा क्षति नहीं होती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अम्लों के समान क्षारकों की प्रवृत्ति संक्षारक नहीं होती है, यानी अम्ल जैसा संक्षारक की प्रवृत्ति निभाता है, क्षारक की प्रवृत्ति निभाता है, क्षारक ऐसा नहीं करता है, ठीक है। तो अब बताओ कि अगर इसका भौतिक गुण में अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। भौतिक गुण में तो अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। जब भौतिक गुण समझ में आ गया ना, तो भौतिक गुण क्या है, क्षारकों का भौतिक गुण। पहला अगर बात करें तो क्षारक जल में विलय और स्वाद में तीखा होता है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तीसरा क्या है, क्षारक स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। चौथा क्या है, अम्लों के समान क्षारकों की प्रकृति संक्षारक नहीं होती, यह प्रवृत्ति प्रबल अम्लों की तुलना में कम होती है। जो प्रबल अम्ल में क्या संक्षारक की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, जबकि इसमें क्षारक में कोई भी प्रवृत्ति होती ही नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में होता है, ठीक है। अब अगर हम अगला पॉइंट की बात करते हैं तो अगला क्षारकों का रासायनिक गुण, ये देख रहे थे, क्षारकों का रासायनिक गुण निम्नलिखित है। तो धातु के, जब देखो पहला क्या है, धातु के साथ अभिक्रिया। अगर हम दूसरा बात करें तो दूसरा क्या है, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तीसरा अगर बात करें तो तीसरा क्या है, क्षारक अम्लों के साथ अभिक्रिया। चौथा अगर बात करें प्रबल क्षारकों और जल में विलय करने पर हो। पांचवा अगर बात करें कुछ क्षारक गर्म करने पर। तो कहने का अर्थ ये 5 अभिक्रिया है,
ठीक है। तो पहला अगर हम बात करें धातु के साथ अभिक्रिया, तो धातु के साथ अभिक्रिया की बात करें, परवल क्षारक सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जब भी परवल क्षारक होगा, जैसे KOH, परवल क्षारक में अभी हम जस्ट बताए थे, तो परवल क्षारक में हम क्या बताए, तो परवल क्षारक की अगर हम बात करें KOH, NaOH, BaOH का होल 2, तो कहने का अर्थ ये सब जब भी रहेगा, ठीक है, तो ये सब यानी कहने का अर्थ परवल क्षारक है ना, सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो अतः क्षारकों को धातु पत्रों यानी सक्रिय धातु में नहीं रखना चाहिए। कोई भी क्षार अगर क्षारीय वस्तु है तो उसको धातु के पात्र में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। क्षार और धातु रिएक्शन करेगा ना तो हम वो क्या बना देता है, लवण और हाइड्रोजन गैस, और उससे हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसलिए कभी भी कोई भी जो है क्षारीय पदार्थ को जो है कभी भी ध्यान रखना, कोई भी क्षारीय पदार्थ जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब चीज़ को कभी भी जो है कोई भी धातु में नहीं रखा जाता, क्योंकि धातु के साथ क्या करेगा, उसके साथ रिएक्शन करेगा और उससे हाइड्रोजन गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि धातु के साथ वो क्रिया करता है, ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल, यानी वो हमेशा वो धातु के साथ, कोई भी क्षारक है धातु के साथ रिएक्शन करता है। इसीलिए उसमें नोट, अगर कोई भी क्षारीय वस्तु लेने जाएगा तो वहाँ नोट में लिखा रहेगा इसको कोई भी धातु में के बर्तन में ना रखें। तो धातु के बर्तन में नहीं रखने का रीजन क्या है, कि रीजन यही है, वो धातु के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो देखो कहने का अर्थ क्षारक जब भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा लवण और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, मुक्त करेगा। तो हमेशा कोई भी क्षारक वस्तु है तो उसको हमेशा जो है कोई शीशे है ना, शीशा हो गया, प्लास्टिक, इसमें रखा जाता है। कोई धातु की बोतल हो गया, धातु के गिलास हो गया, यानी धातु वाले वस्तु में नहीं रखा जाता है, ठीक है। जैसे जिंक, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराया तो जिंक यहाँ क्या बनाया, जिंक NaZNO बनाया, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बाहर हो गया। उसी तरह एल्युमिनियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया किया और जल के साथ तो क्या बनाया, NaAlO3 बनाया और H2 क्या हो गया, बाहर निकल रहा है, गैस बन रहा है। तो कहने का अर्थ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई भी परवल क्षारक है वो धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या चीज़ बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसलिए सलाह दिया जाता है कि कोई भी क्षारक धातु को जो है यानी सक्रिय धातु के पात्र में नहीं रखा जाना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक अगर दिक्कत है तो बताओ, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। नोट, यहाँ नोट देखो, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को सोडियम एल्यूमिनेट भी कहा जाता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव के तौर पर काम करेगा, अन्यथा इसका कोई ज़रूरत नहीं। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को सोडियम एल्यूमिनेट भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, दूसरा अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, क्षारक अधातु ऑक्साइड यानी अम्लीय। देखो अगर अधातु ऑक्साइड वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, धातु ऑक्साइड होता है तो कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये बात हम जब पीरियोडिक टेबल बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि जब भी धातु ऑक्साइड होगा तो धातु ऑक्साइड कैसा होगा, क्षारीय होगा, है ना। जब भी अधातु ऑक्साइड होगा, है ना, अधातु ऑक्साइड होगा तो कैसा होगा, अम्लीय होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। धातु ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय, और अधातु ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय, यानी अधातु ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है, और धातु ऑक्साइड क्षारीय होता है, ठीक है। तो देखो अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है, यानी क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, लवण और जल का निर्माण कर रहा है, ठीक है। यह अभिक्रिया अधातु ऑक्साइड के अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करती है, यानी यही अभिक्रिया जो है अधातु ऑक्साइड के अम्लीय प्रकृति को क्या करता है, सिद्ध करता है। यानी जब भी क्षारक अधातु के साथ अभिक्रिया करता है तो अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, यानी अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण कर रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया, लवण है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, लवण है, और क्या बना रहा, जल का निर्माण कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? दूसरा पॉइंट अगर समझ में नहीं आया तो बताओ, फिर हम बताते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है, यहाँ तक तो होना नहीं चाहिए, ठीक है।
अगर नहीं दिक्कत है तो आगे चलते हैं, ठीक है। अगला अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है, ठीक है, अगला अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो अगला है तीसरा। तीसरा क्या है, क्षारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देता है। जब क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा ना तो वो दोनों का यानी अम्ल और क्षार का प्रभावित, यानी कहने का अर्थ है, देखो सिंपल सा अगर हम इसको लिखना चाहें कि अम्ल और जब क्षार दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो ये न्यूट्रल बना देगा, यानी कैसा बन जाएगा, उदासीन बनाएगा। उदासीन यानी कहने का अर्थ है लवण और जल का निर्माण करेगा। लवण और जब अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर लिख देखेंगे क्या, अम्ल और जब क्षार अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण करेगा, ठीक है। उसी तरह परवल क्षारकों को जल में विलय करने पर पूर्णतः आयनित होकर जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन प्रदान करता है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान में रखना है। जब भी परवल क्षारक यानी परवल क्षारक को जल में विलय करने पर, परवल क्षार है उसको अगर जल में घोलते हैं, यानी जल में विलय करना यानी घोलने पर पूर्णतः अगर पूरी तरह से घुल जाता है तो उसका जलीय विलयन क्या देगा, OH- आयन देगा, ठीक है। और इसके विपरीत दुर्बल क्षारक जलीय विलयन में परवल क्षारक की अपेक्षा कम आयनित होता है। तो दुर्बल क्षारक क्या, अब बताओ, परवल क्षारक जल में पूरी तरह से घुल रहा था तो OH- आयन देगा ही, और दुर्बल क्षारक जो है जल में पूरी तरह से घुल नहीं रहा था तो क्या OH- आयन देगा, नहीं देगा, वो आयनित भी नहीं होगा। तो आयनित होगा ही नहीं तो क्या OH- आयन देगा, नहीं देगा। तो ध्यान रखना परवल क्षारक क्या है, जल में घोलने पर वो पूरी तरह से घुल जाता है और आयनित होने के बाद वो क्या देता है, OH- आयन देता है। जबकि दुर्बल क्षारक जो है जल में घुलता ही नहीं, पूरी तरह से घुलता नहीं, तो नहीं घुलता है तो वो आयनित भी कम मात्रा में होता है, ठीक है। अब देखो कुछ क्षारक गर्म करने पर क्षारीय ऑक्साइड व जल में विघटित हो जाता है। अब कुछ क्षार जैसे कुछ क्षारक ऐसे हैं जिसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जब हीट देते हैं तो हीट करने पर उसमें क्या होता है, क्षारीय ऑक्साइड व जल में विघटित हो जाता है। या तो वो क्षारीय ऑक्साइड बन जाता है जो क्षार को गर्म करते हैं, या तो ऑक्साइड का रूप ले लेता है, या जल में वो पूरी तरह से घुल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, बाकी है ना। तो देखो ये क्लास कैसा लगा, है ना, क्लास कैसा लगा, अच्छा, देखो अच्छा, खराब, है ना, जो भी है, ठीक है, बताना है, ठीक है। अच्छा है तो गुड लिखो, खराब है तो बैड लिखो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।